हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आप लोगों की रिक्वेस्ट और डिमांड पर आज से हम आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि इन तीनों एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स के लिए अब हमें अलग अलग एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं। इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए अब एक कॉमन टेस्ट होगा, सेट यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और ये सिर्फ इनके प्रीलिम एग्ज़ाम की जगह पर होगा। कैबिनेट ने एनआरआई की सेटिंग्स को अप्रूव कर दिया है, जो कि कंडक्ट कराएगा सेट यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एसएससी, आरआरबी एंड बैंकिंग एग्जाम, यानी कि वन एग्जाम फॉर ऑल द थ्री। आज से हम आरआरबी, एसएससी और बैंकिंग के लिए अपनी साइंस की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं नरविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पोलियोटोलॉजी, औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीवाश्म विज्ञान यानी कि पोलियोटोलॉजी। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जीवाश्म विज्ञान यानी कि पोलियोटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो नरविज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र या मानव विज्ञान का अध्ययन होता है। पुरातत्व विज्ञान यानी कि आर्कियोलॉजी मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। औषध विज्ञान यानी कि फार्माकोलॉजी जड़ी बूटियों के अध्ययन से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशांग कौन सा है? आपके ऑप्शन से अंतःपद्रपयी जालिका, नाभिक, गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नाभिक। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस सामग्री से लाइट यानी कि रोशनी पारित हो सके को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ट्रांसलूसेंट, ओपेक, ट्रांसपेरेंट, विट्रियस। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पारदर्शक। ऐसी सामग्री जिसमें से लाइट बिना बिखरे हुए आर पार हो जाती है पारदर्शक सामग्री कहलाती है। यह प्रकाश का एक महत्वपूर्ण भौतिक गुण है जिसका प्रयोग प्रकाशीय में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण, साइटोलॉजिक विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था, जीव की विभिन्न वर्गीकरण को सीमित करता और उनके संबंध स्थापित करना, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों को वर्गीकरण। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण करना। मूलतः जीव जंतुओं के वर्गीकरण को वर्गीकी यानी कि टैक्सोनोमी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश एक अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं प्रकाश का फैलना, हस्तक्षेप, विसरण, ध्रुवीकरण। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की घटना सिद्ध करती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स तरंगें होती हैं। ध्रुवण की घटना सिद्ध अनुप्रस्थ तरंगों में ही घटित होती है, जो उनके दोलन की दिशा से संबंधित होती है। किसी गैस या द्रव में गतिमान ध्वनि तरंगें ध्रुवण का गुण प्रदर्शित नहीं करती। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन के साथ गहरा संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का जीव जंतु की शाखा का मानव जाति की समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पारदर्शी वस्तुएं, पारभासी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं।
जैसे कुर्सी, मेज, दरवाजा आदि। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, लालटेन तथा जलती हुई मोमबत्ती आदि। पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनको आर पार देखा जा सकता है। पारभासी वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो प्रकाश के कुछ भाग को ही स्वयं से बाहर जाने देती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मॉर्फोलॉजी क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, जीव और पर्यावरण के परस्पर निर्भरता का अध्ययन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन। आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत यानी कि लीवर के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जेरियाट्रिक्स। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत यानी कि लीवर, पित्ताशय की थैली यानी कि गॉल ब्लैडर और अग्नाशय यानी कि पैनक्रिया के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हेल्कोलॉजी ये अल्सर के अध्ययन से संबंधित है। जेरियाट्रिक्स ये बुजुर्ग यानी कि ओल्ड पीपल के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व ऑक्सीजन है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में यानी कि 65% पाया जाता है। इसके अलावा तत्व हैं कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फॉस्फोरस 1%। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम, केंद्रक, नाभिक, जीन। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जीन। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन यानी कि वंश कहते हैं। जीन डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का एक ऐसा अनुक्रम है जिसमें सन्निहित कूटबद्ध सूचनाओं से अंततः प्रोटीन के संश्लेषण का कार्य संपन्न होता है। यह आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टिंडल प्रभाव प्रकाश संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण, अपवर्तन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकीर्णन। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी कोलाइडी विलय में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होने की परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसे छोटे छोटे निलंबित कणों वाले विलयन द्वारा भी देखा जा सकता है। इस प्रभाव का नाम जॉन टिंडल के नाम पर पड़ा। नीला प्रकाश लाल प्रकाश की तुलना में बहुत प्रकीर्ण होता है क्योंकि नीले प्रकाश की आवृत्ति अधिक होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं अपवर्तन, परावर्तन, प्रिज्म, विकिरण। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रिज्म। प्रिज्म सूर्य की रोशनी को उसके संघटक रंगों में विभाजित करता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इसे अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम: आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। आपके ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, समतोलोत्तर दर्पण। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अवतल दर्पण। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी होती है उसे अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए नाई का शीशा, दांत के डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला दर्पण, वाहनों की हेडलाइट में, सोलर कुकर में, टॉर्च लाइट आदि में प्रयोग किए जाने वाला दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखने का क्या कारण है?
आपके ऑप्शन हैं अपरिवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विसरण। और हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपरिवर्तन। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अपरिवर्तन के कारण दीर्घवृत्ताकार दिखाई देता है। अपरिवर्तन के कारण ही रात्रि के समय तारों का टिमटिमाना होता है। बल के अंदर पड़ी मछली वास्तविक गहराई के ऊपर प्रतीत होती है। द्रव में डूबी क्षण हमें टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षितिज के नीचे दिखाई देता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगना कहा जाता है। आपके ऑप्शन हैं टिश्यू कल्चर, पुनर्निर्माण, बहुविखंडन, द्विचर विखंडन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। यह पूर्ण सततता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम है। ईयर 1902 में हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सततता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का जनक कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डेस्मोलॉजी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोग से अध्ययन से संबंधित है। एग्रोबायोलॉजी कृषि में पौधे का पोषण व जीवन का अध्ययन से संबंधित है। डेस्मोलॉजी एटोनॉमी के अंतर्गत स्नायु बंध के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है। ऑप्शन से अगर हम देखें तो एंटोमोलॉजी एंटोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों तथा जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या लिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? आपके ऑप्शंस हैं एथनोग्राफी, कल्चर रिलेटिविज्म, एथनोसेंट्रिज्म, एथनोबॉटनी। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एथनोग्राफी। एथनोग्राफी लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह सांस्कृतिक घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सांस्कृतिक सापेक्षतावाद यानी कि कल्चर रिलेटिविज्म यह विचार है कि किसी व्यक्ति की मान्यताओं, मूल्यों और प्रथाओं को उस व्यक्ति की अपनी संस्कृति के आधार पर समझा जाना चाहिए। जबकि एथनोबॉटनी वनस्पति विज्ञान की एक शाखा है जिसमें वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम में बेस्ट स्कोर करने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये थे आरआरबी एनटीपीसी में आए प्रीवियस ईयर के साइंस के क्वेश्चंस। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।